गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी में आपका स्वागत है। ये एमएससी बॉटनी की फाइनल ईयर की क्लास है, जिसमें हम पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स इसको पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम से होती है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा साथ साथ पढ़ते चले जाएं तो समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा हिंदी ट्रांसलेट करने की भी, लेकिन टोटली ये इंग्लिश मीडियम में है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कंसेप्ट मीन्स कि किसी चीज़ को क्लियर करना कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। इसके बारे में सबसे पहले हम कार्ल इरिके in 1919 में कार्ल इरिके ने ये कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिया। सबसे पहले उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया। तो वर्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी given by कार्ल इरिके। ठीक है, आफ्टर दैट 1919 में इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी यूज किया, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से पहले भी होती थी। हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे नॉर्मल लाइफ में कहाँ पर यूज होती है, हम खुद बताएंगे। यदि सोचेंगे थोड़ा सा तो हम देखेंगे कि जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ी सी छाछ डाली जाती है ना, छाछ डाली जाती है और सुबह क्या हो जाता है, वो दही बन जाता है। तो इसमें क्या है कि कोई माइक्रोब्स हैं जो उस छाछ में थे, जो हमने दूध में डाले और वो उसको पूरे को जमा देते हैं, है ना, जामुन बोलते हैं इसको। जामुन डाला हमने और वो जम गए उसके अंदर। तो इसका मतलब ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फर्मेंटेशन हम पहले से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, बहुत सारे पूर्वज पीछे से हम करते आ रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि आज का नया सब्जेक्ट है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी को ऐसी हवाले दे, बायोटेक्नोलॉजी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम इसको नॉर्मल लाइफ में पहले से जी रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी हम इस तरह से यूज़ कर रहे थे दही बनाने के लिए, है। दही बनाने के बाद मक्खन बन जाता है उस तरह से। तो दूसरा कहाँ यूज़ करते हैं इसका, जैसे जलेबी बनती है तो खम्मण उठाते हैं उसका। तो खम्मण कैसे उठाते हैं, रात को उसको वो पूरा मसाला बना के उसको छोड़ दिया जाता है, खाटा डाल दिया जाता है उसमें। तो ऐसे बोलते हैं ना कि वो खम्मण उठता है और उसके बाद में फिर जलेबी बनाई जाती है। तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को हम पहले से ही, काफ़ी टाइम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं इंडिया में। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1919 से पहले बायोटेक्नोलॉजी को जानते नहीं थे। 1919 से पहले भी भारतीय सभ्यता में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अपना अनुभव है और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो बायोटेक्नोलॉजी बेस पर बनाए जाते थे। हम देखते होंगे जैसे जो सी प्लास्ट में आते हैं, जिस पर हम रात को एक दिन पहले खाना बना लेते हैं और दूसरे दिन ठंडा खाते हैं। तो वो भी एक फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें कि फूड में ऐसे उपयोगी जीव डेवलप हो जाते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और उस परफेक्ट उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस टाइम के अनुसार कि वो फंक्शन किस टाइम आता है, कब आता है, वो जब सर्दियाँ खत्म होती हैं और गर्मियाँ स्टार्ट होते हैं, दोनों के ट्रांजिशन जोन पर ये इस तरह का क्लाइमेट आता है और वहाँ पर हमारा शीतलाष्टमी उत्सव मनाया जाता है। तो भारतीय सभ्यता में बहुत सारे अलग अलग उत्सव हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं और उनके ट्रेडिशनल फूड भी फिक्स हैं। मोस्टली मुख्य रूप से राजस्थान में तो ये बहुत ही ज़्यादा है कि जब जब फंक्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी स्वीट्स, उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं जो हमारे को हमारी सभ्यता के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने अपने रिसर्च के द्वारा ये डेवलप किया कि कौन सा फूड हमें कब चाहिए
और कौन सा फूड हमें कब नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें कब खानी चाहिए, यहाँ तक की हमारी पूरी भारतीय सभ्यता में स्टडी है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे ये 20वीं सेंचुरी की बात करें, 20वीं शताब्दी की बात करें, तो ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के रूप में आने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ एल्कोहल बनने लगा, स्प्रिट बनने लगा, सिरका बनने लगा। अब हम देखते हैं जैसे कि ये सिरका आता है, सिरका हम बाजार से मिल जाता है हमें। उसके अलावा हमारा जैसे विनेगर आता है और दूसरे से एप्पल साइडर आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स बाजार में बनने लगे, कुछ हमारे फूड एंजाइम्स वगैरह बनने लगे। तो जो बाजार में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो बाजार में आने लगे, तो ये 21वीं शताब्दी में बायोटेक्नोलॉजी में एक बूम सा आया। हम कह सकते हैं कि इसमें मोर डेवलपमेंट आर फाउंड इन दिस 20th century. Biotechnology will start to initiate and increasing their demand. तो बायोटेक्नोलॉजी किस किस एरिया में काम करता है ना, फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से फील्ड में काम आता है बायोटेक्नोलॉजी? जैसे फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या आ रहा है? हाइब्रिड वैरायटी आ रही है हमारी, ग्राफ्टेड प्लांट आ रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। हम एग्रीकल्चर बायोटेक कह सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा हमारा बायो रिमीडिएशन, बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन की बायो रिमीडिएशन मतलब मेडिसिन के अंदर भी बायो यूज हो रहे हैं। जैसे कि हमने ट्रेसर टेक्नोलॉजी करके का हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि C3 साइकिल कैसे होगा, ट्रेसर टेक्नोलॉजी जिसमें हम आइसोटोप्स हैवी मेटल्स यूज करके हम पता लगा रहे हैं कि कार्बन डेटिंग कर रहे हैं कि ये कार्बन कौन कितने इस प्लांट की एज क्या होगी। बायो रिमीडिएशन जैसे कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर थेरेपी होती है, एक्सरे वगैरह इस तरह की थेरेपी होती हैं, वो कार्बन 14 कार्बन 14 है, वो भी इस तरह की बायो रिमीडिएशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग में क्या है? फूड प्रोसेसिंग में हम केक खा रहे हैं, हम वो जो मोमोज खा रहे हैं, मोमोज के अलावा हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, ये क्या है? प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग है प्रोसेस करना फूड को, फर्मेंटाइज करना, फर्मेंट करने के बाद उसको बनाना, तो ये फूड प्रोसेसिंग है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये भी फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो फूड प्रोसेसिंग में हम जैसे बियर बनाना, एल्कोहल बनाना, तो ये फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में आज हम देख रहे हैं जैसे CNG डेवलपमेंट है, बायोडीजल फॉर्मेशन है, डीजल फॉर्मेशन है, एथनॉल फॉर्मेशन है, आइसोप्रोपेनॉल फॉर्मेशन है, ये सारे एनर्जी प्रोडक्ट हैं जिससे एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन तो फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बायोरिमीडिएशन, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोडक्शन और बहुत सारे फील्ड, मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे अलग फील्ड हैं जिसमें कि आजकल ये डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। एंड फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस हम कहते हैं, फोरेंसिक साइंस बाहर की विज्ञान हम कहते हैं, बाहर की विज्ञान फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस का मतलब ये है कि हमारी खुद की साइंस जिसमें बाहर का कोई प्रोडक्ट आ गया हमारे अंदर, तो हम उसकी स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड फोरेंसिक साइंस। मतलब हम स्टडी करें, जैसे मान लो कि लड़की का रैप हो गया और उसके DNA को हम उसमें, जैसे रैप जिसने किया उसके DNA को हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, या तो उसके हेयर के द्वारा या उसके सीमन के द्वारा। तो इसका मतलब फॉरेनर DNA था जिसका हम उस लड़की के साथ DNA से मैच करके उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो वो फोरेंसिक साइंस है। तो इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग एक मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग
So we can say forensic science is a science in which we are studying about foreign genetic material that technology based on the DNA fingerprinting method. DNA fingerprinting method or recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology. तो फोरेंसिक साइंस बहुत एकदम से ज़्यादा फेमस सब्जेक्ट एरिया है जिसमें हम एग्जैक्ट माता पिता का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई अनाथ बच्चा है और उसका पता नहीं, कोई रोड पर पड़ा है और उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया और पता लगाया कि ये इसका बच्चा हो सकता है। कहीं चोरी हुई और हम फोरेंसिक साइंस वालों को बताते हैं कि फोरेंसिक साइंस के बाद इसकी जांच करनी, हम कहते हैं ना CID का टीजी, CID फोरेंसिक लैब है, तो वो उसकी जांच करेगी कौन सा DNA किसका है, कौन सो रहा था, वो अलग अलग बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर DNA के बेसिस पे काम होता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इज द 100% सिक्योर एंड 100% प्रूफ जो एविडेंस रहती है वो इसके बेस पर ही रिजल्ट आते हैं और इसके बेस पर हम 100% कह सकते हैं कि ये इसी का बच्चा है या ये रैप इस लड़के ने किया होगा या इन लोगों ने किया होगा। तो इस तरह से ये 100% प्रूफ टेक्नोलॉजी है जिसमें फोरेंसिक साइंस में ये बायोटेक्नोलॉजी की एरिया में आती है। इसके बाद कुछ और है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या था कि इंसुलिन हम जिसकी डायबिटीज हो जाती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन, इंसुलिन की टैबलेट लेता है। अब कुछ टाइम पहले हम देखें कि इंसुलिन बनता कहाँ पर हमारी बॉडी में, जो पैंक्रियाज होती है उसकी अल्फा सेल बीटा सेल होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। वहाँ पर दो हार्मोन बनते हैं, अल्फा सेल होती है इंसुलिन बनाते हैं, बीटा सेल होती हैं जो ग्लूकागोन बनाती हैं। तो इंसुलिन किसी की डायबिटीज हो जाए इसका मतलब उसकी अल्फा सेल काम नहीं कर रही है, उसकी अल्फा सेल डिग्रेड होती जा रही है या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, प्रॉपर एंजाइम है जो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि हम पहले जब 2-3 साल पहले देखे हैं हमारे घर में यदि कोई इंसुलिन का पेशेंट हो, हम उसी से बात करें तो वो बताएगा कि इंसुलिन का एक इंजेक्शन हमारे को कितने रुपए में मिलता था, अप्रोक्स 1000 to 2000 एंड मोर देन। तो हम कह सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा की कॉस्ट का एक इंजेक्शन इंसुलिन का मिलता था और डेली का एक इंजेक्शन लगना जरूरी। किसी के 2 सुबह और शाम 2 इंसुलिन के इंजेक्शन। सोचो एक बार बीमारी हो जाए तो आदमी चिंता कैसे रहेगा, कितना पैसा लागेगा लेके आएगा। और आज के टाइम में इंसुलिन का हार्मोन 200-300 रुपये में आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट मीन्स कि इन पास्ट टाइम वी विल प्रोड्यूस इंसुलिन फ्रॉम द पिग पैंक्रियाज। जो सुअर है उसके पैंक्रियाज की अल्फा सेल से हम उसको सेक्रेट कर रहे थे, एक्सट्रैक्शन करवा रहे थे और इंसुलिन उसको ले रहे थे हम। तो वो हमारे लिए कितना कॉस्टली होगा कि पैंक्रियाज से किसी जीव के पैंक्रियाज से इंसुलिन लेना। इंसुलिन सेल तो बहुत कम बनाती है तो उतना कम प्रोड्यूस होता है और उससे कॉस्टली हो गया। तो हमें यदि इसका प्रोडक्शन करना चाहिए तो प्रोडक्शन हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की, जिसमें जो जीन इंसुलिन की थी उसको हमने ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ई कोलाई जल्दी ग्रोथ करता है क्योंकि 24 आवर्स में तो डबल हो जाता है, फिर 24 आवर्स में डबल हो जाता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरह से बढ़ते चले गए। तो इस तरह से ई कोलाई बढ़ेगा तो इंसुलिन भी बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो आज के टाइम में हमारा प्रोडक्शन इसी टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर ही इंसुलिन बनता है, इसलिए हमें मार्केट में ये सस्ता मिल जाता है। इसके बाद है कि इम्यूनो एसिड क्या है? इम्यूनो एसिड है कि जैसे इम्यूनो एसिड में है कि हम इम्यूनिटी आइडेंटिफाई करना, इम्यूनो एसिड किसी पदार्थ के द्वारा इम्यूनिटी आइडेंटिफाई करना, इम्यूनो एसिड क्या रहेंगे। और इम्यून के जैसे कि एलिसा टेस्ट करना है, किसी का एड्स का टेस्ट करना है, एलिसा टेस्ट हो गया तो एलिसा किट क्या है? वो इम्यूनो एसिड है, एक ऐसे है जिसको हमने रख लिया मटेरियल को और हम डायरेक्ट सैंपल ले रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, पता चल रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो ऐसे हो गए। ठीक है, तो इम्यूनो एसिड भी बायोटेक्नोलॉजी की देन है।
फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो फार्मर है एग्रीकल्चर फील्ड में जो फार्मर है वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर यूज कर रहे हैं, और अदर हाइब्रिड वैरायटी यूज कर रहे हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है। जैसे पेस्टिसाइड, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बेस पर उनकी रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी से यूज डेवलप किए जा रहे हैं और वो आज भी मिल रहे हैं। तो पेस्टिसाइड क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली काम कर पाते हैं। जैसे मान लो कि बीटी कॉटन है, तो वो बीटी कॉटन कैसे बैसिलस फ्लेमिनेंसिस जो बैक्टीरिया उससे निकाल के वो प्लांट में डाल दिया गया ताकि वो उससे इन्फेक्शन ना हो। तो ये पेस्टिसाइड यूज करके हर्बिसाइड क्या होते हैं, हर्बिसाइड से खरपतवार वगैरह नष्ट करनी हो। मतलब आजकल हम खेती करते हैं, नॉर्मल क्या करते हैं, खेती करते टाइम हम कि हम खुरपी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसको खरपतवार को हटाते हैं, है ना, मैनुअली हटाते हैं। तो उसको हम कहते हैं निनाण करना। तो निनाण कर रहे हैं हम, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना सब कुछ होगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इतना सब कुछ इतना करने के बाद में क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट ज़्यादा है मतलब कि हमने 1 बीघा की गाड़ी के लिए भी 7-8 लोगों को लगा दिया, तो इस तरह से वो हमारे 8-3-24 रुपये 300 रुपये के हिसाब से लगाए 24 रुपये के नाम के हो गए हमारे। तो इसलिए कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यदि हर्बिसाइड का यूज करें, एक आदमी स्प्रे कर दिया सारे जमीन पर, तो वो सारे हर्बिसाइड खत्म, हमें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पहले हम देखे थे यूरिया डीएपी ऐसा कुछ डालता नहीं था, लेकिन ये जब यूज करने लगे हम फर्टिलाइजर वगैरह, तो भारत खाद्य पदार्थों के रूप में एक मतलब स्वावलंबी देश बन गया। अब वो इम्पोर्ट नहीं करता है खाने के लिए, अनाज राइस गेहूँ ये सब लेने के लिए वो इम्पोर्ट नहीं करता है, बल्कि एक्सपोर्ट करता है। तो ये कहाँ से है, ये हमारी हरित क्रांति की वजह से है, जहाँ पर हमने फर्टिलाइजर का यूज किया और अच्छा उत्पादन लिया। तो वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये भी इसका पार्ट है। हाइब्रिड वेराइटीज अच्छा प्रोडक्शन देने वाली वेराइटीज जो होती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो उसके बेस पर भी हम ये यूज करते हैं और अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ही आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के हमने ये कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी है क्या, कहाँ पर पाई जाती है, किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो हम एक देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसने दी, कार्ल एरिकी ने दी 1919 में दी। लेकिन भारतीय सभ्यता में इससे पहले भी बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, दही बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद में इस करंट जो 20वीं सेंचुरी है, इसमें यदि हम देखें तो इसका डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो एक बूम की तरह डेवलप हुआ। और इसमें बहुत सारे फील्ड आते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। जैसे फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन दिस फील्ड वी आर स्टडीइंग अबाउट द एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इन दिस सो मैनी पेस्टिसाइड, herbicide, pीजीआर, hybrid varieties we are using currently. And second is the bioremediation. Bioremediation, it means we are using some medicine and bioremediation, X-ray, some rays for medical use. So that rays also useful for our treatment. So bioremediation किसी का ट्रीटमेंट है, किसी का जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है, उसको डिग्रेड कर देना, किसी वेस्टेज को डिग्रेड कर देना। जैसे आज हमारे देखेंगे हम सिटी के बाहर पूरा वेस्टेज पड़ा होता है, लेकिन हम उसको डिग्रेड करें, उसको यूज़ करें, दैट इज कॉल्ड आल्सो वेस्ट डिग्रेडेशन। एंड बायोमेडिसिन, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ फूड का डिमांड बढ़ती जा रही है। फूड डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हम नॉर्मली एग्रीकल्चर में यदि हम ट्रेडिशनल खेती करें, ट्रेडिशनल फार्मिंग की जाए, तो हम टोटल फूड इतना डेवलप नहीं कर सकते कि सभी का पेट भर पाएँ। तो पोल्ट्री फार्मिंग, तो
so many other things also, and I did varieties. And food processing means we are using meat as a bread, as a pizza, as a burger. So this is the food technology, food processing, and which we also producing some cold drinks, some alcoholic compounds, or some other compounds, some medical benefits. These are the artificial instruments also. जैसे कि artificial heart, lung, bone. These also are medicinal biotechnology. So energy production also in this area, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में हम मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें कि हम मेडिसिनल एनालिटिकली या जैसे हम करें बायोडीजल जो आ रहा है आज गवर्नमेंट भी उसको 10% तक अपने डीजल के अंदर इन्वॉल्व करने का सोच रही है। क्यों? क्योंकि डीजल है जो ये कोयले से कोल टाइप के जो पदार्थ है, जैसे कोयला है, डीजल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये सारे पृथ्वी के ऊपर संरक्षित कंपाउंड है, जिनको हम जितना यूज करेंगे उतना जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम उनको संजो कर रखें और हम यूज करें कि हमारे जो टेक्नोलॉजी के बेस पर प्रोडक्ट बनाए, जैसे बायोडीजल है तो हम धीरे धीरे बायोडीजल पर आ गए, जैसे इलेक्ट्रिक आजकल इलेक्ट्रिक बाइक चल रही हैं, इलेक्ट्रिक कार चल रही हैं, ये एक एनर्जी प्रोडक्शन का काम है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसके बाद में हमें एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हम बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं कि फोरेंसिक साइंस में बायोटेक्नोलॉजी बहुत बूम की तरह काम कर रहा है। आज कोरोना के ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि आरटीपीसीआर क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, जो कि आज हम कोरोना की टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। कोरोना की टेस्टिंग फटाफट हो रही है, जिसकी वजह से हम जो डिजीज पर्सन है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये डिजीज इतनी स्प्रेड हो चुकी होती कि हम सोच नहीं सकते थे कि हम कितने लोग इस अफेक्टेड होते और कितने लोग इससे मरते। फोरेंसिक साइंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो एविडेंस बेस पर चलती है, केसेस में चलती है, कहीं पर हम कोर्ट में हैं, केस चल रहा है, उसमें एविडेंस देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो वो एविडेंस 100% माना जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्ट में इम्यूनिटी कि हम इम्यूनिटी ऐसे बना रहे हैं ऐसे कि जो हमारे को पता चल रहा है कि यहाँ पर भी हमारी टेस्टिंग कितनी ईजी हो पा रही है कि आज हम टेस्ट कराने गए हॉस्पिटल में तो हमारे 10 टेस्ट 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं। अदरवाइज टेस्ट के लिए काफ़ी टाइम लगता था, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता था। आजकल हम क्या करते हैं, टेस्ट कराया और उस टाइम आधे घंटे की रिपोर्ट दे दी जाती है। एनएमआर कराया, सिटी स्कैन कराया, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट कराया तो तुरंत ऐसे बना के दिया, उसी में हमने डोज डाली और उसके बाद हमारा पता चल गया। तो इम्यूनो ऐसे भी इससे फोरेंसिक साइंस में आता है, फोरेंसिक साइंस हमारे बायोटेक्नोलॉजी एरिया में आता है। इसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स कोई सोर्स ऑफ टेक्निक। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और प्रैक्टिस यूज, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक और इम्प्रूव ए प्रोडक्ट। ठीक है। इसका मतलब है कि डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो मीन्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें उससे हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे द यूज ऑफ लिविंग बीइंग, द यूज ऑफ
living organism, the use of living organism to make or improve a product, improve a product. So we will say biotechnology is a area in which we are using living organisms to make or improve a product for social benefits. तो हम यदि बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन में बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टेक्नोलॉजी में कोई प्रैक्टिस है जिसकी वजह से हम उस किसी प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के बाद में उसका सोशल बेनिफिट्स है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक और इम्प्रूव ए प्रोडक्ट फॉर सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, सोशल बेनिफिट के लिए हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करें और उसको इम्प्रूव करें। सोशल बेनिफिट्स यहाँ पर इसलिए नेसेसरी है कि यदि हम सोशल बेनिफिट्स के लिए यदि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर वो बायो वेपन्स में आ जाती है। बायो वेपन्स में मीन्स कि वो इलीगल साइंस है। यदि हम बायो वेपन्स के रूप में यदि इन ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं तो वो इलीगल है। जैसे कि मान लो कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगस है, कोई एनथस है ना, जैसे यूरेनियम है और राइजोपस है। ये सारे राइजोपस है जिसको काली सेना भी कहते हैं। राइजोपस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि हम स्प्रेड करते हैं तो सभी के एंथ्रेक्स हो जाएगा और सभी के लंग्स खराब हो जाएंगे। तो एक तरह से बायो वेपन्स हो गया। तो ये फिर सोशल बेनिफिट्स नहीं हुआ। सोशल बेनिफिट्स नहीं हुआ तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है लेकिन वो इलीगल है, अतः ये फील्ड बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आती है। Stage of biotechnology development. Stage of biotechnology development. Stage of biotechnology development. Stage of biotechnology development. So first है ancient biotechnology, ancient biotechnology. From 8,000 to 4,000. 8,000 to 4,000 CE. हाँ, ये क्रिश्चियन ईयर से पहले की बात है। 8,000 से 4,000 वर्ष पहले एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। इसके बाद में हम क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी ब्रिटिश क्रिश्चियन है ना, बिफोर क्रिश्चियन बीसी कहते हैं। तो बिफोर क्रिश्चियन का जो जन्म हुआ क्रिश्चियन में 2021 सत्र 2021 से पहले की बात है, मतलब 4,000 पहले की बात है। 8,000 वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पहले से 4,000 वर्ष तक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। उसके बाद क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का ड्यूरेशन है 18 to 1900 BC। ठीक है, BC आप 1800 से 1907 एसी आफ्टर क्रिश्चियन है ना। BC बराबर बिफोर क्रिश्चियन, एसी बराबर आफ्टर क्रिश्चियन।
क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में आती है मॉडर्न 1900 से 1953, यहाँ 1900 आ गया और 1900 से 1953 है ना, 1900 to 1953 हम इसे जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स, क्योंकि इन दिस ड्यूरेशन मेंडेलियन एंड मैनुअल रूल्स आर ऑब्जर्व, मेंडेलियन साइंस खोज की थी 1953 में, तो ये जेनेटिक्स कहलाती है। उसके बाद में 1953 to 1926 डीएनए रिसर्च, डीएनए रिसर्च ड्यूरेशन होना था। डीएनए रिसर्च ड्यूरेशन होना था। इसके बाद में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी 1957 से आज तक कहलाती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन देख रहे हैं कि द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक इनपुट प्रोडक्ट फॉर द सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट के लिए किसी बायो ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़कर उसको प्रोडक्ट को प्रोसेस करना और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट स्टेज हैं, जिसमें एंशिएंट स्टेज कहते हैं जो 8000 से 4000 बिफोर क्रिसमस कहलाती है, तो ये एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी है। इसके बाद क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जो कि 1800 से 1900 आफ्टर क्रिसमस कहलाती है, जो 1800 to 1900 ईयर्स में, 19 ईयर्स टू 1953 ईयर्स जेनेटिक्स, जिसमें मेंडेलियन डिस्कवर हुआ 1953 to 1976 डीएनए रिसर्च में। इसके बाद में 1977 से आगे की दूसरी रिसर्च है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के नाम से आती है। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मैनिपुलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म। इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एरिया क्या है, क्या क्या सेक्टर है इसके अंदर की, क्या क्या काम हो रहे हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, उससे मैनिपुलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म। मैनिपुलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करें जैसे इकोलाई में इंसुलिन का जीन डाल दिया तो मैनिपुलेट कर देना, मैनिपुलेट मींस चेंज करना है ना, मैनिपुलेट करना, अपने अनुसार बनाना, ढालना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट। जैसे मैनिपुलेट कैसे, जैसे प्रिंसिपल सर कुछ कहें और आप कोई भी उठ के बोले कि उसने ऐसा कहा, इसका मतलब वो पहले बात को नमक मिर्ची लगा के कहते तो वो मैनिपुलेट कर दिया उसने। तो मैनिपुलेशन मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल उसको हम यदि इन्वॉल्व कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दें, उसके जीनोम को चेंज कर दें, किसी अदर फॉरेन डीएनए को उसमें इंसर्ट कर दें, तो वो मैनिपुलेशन ऑफ जीन कहलाता है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग में करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी में आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन which change gene by engineering tools, we are using tools जैसे डीएनए कटर, लाइगेज एंजाइम, डीएनए
जोड़ने वाला डीएनए लाइगेज और डीएनए कटर डीएनए लाइसेस, है ना। तो इस तरह से हेलिकेज, ये सारे बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए कट करते हैं, डीएनए जोड़ते हैं इस तरह से। रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम आल्सो डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए को कट करते हैं, जोड़ते हैं, इस तरह से एक सारा काम करते हैं, तो पूरी स्ट्रैंड वापस बनाते हैं। तो ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी कलेक्शन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल अस टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड फूड क्वालिटी। इनका कलेक्शन ऑफ मैनी टेक्नोलॉजी by which we improve food products, agricultural yield एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि हम कलेक्शन ऑफ नई टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का कलेक्शन होता है, जिसके द्वारा हम इम्प्रूव करते हैं फूड प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, एग्रीकल्चर यील्ड को भी बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये सारे उसी के अंदर आते हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी देखा हमने। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बाद में आता है वेरियस टेक्नोलॉजी एंड देयर यूज। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कलेक्शन ऑफ नई टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती हैं जो कि उनके डिफरेंट यूज हैं। तो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आती हैं वो हम देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि काफ़ी यूजेबल है। वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड देयर यूज। वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड देयर यूज। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी में जिनको हम यूज करते हैं, तो उन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें पहले है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको कह सकते हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन के अंदर भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को भी हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो इस वर्ड से हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है या फिर ये इकोलाई का डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट उसको कंबाइन करते हैं किसी अदर डीएनए के साथ में। ये कोई बाहर किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है और इसको हम इसमें इंसर्ट कर दें और हम इसको रिकम्बाइन कर दें, ये डीएनए इसमें आ जाए। ये रिकम्बाइन हो गया, रिकम्बाइन से रिकॉम्बिनेंट और ये डीएनए हो गया। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई जो कि हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो आधार है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम जीन मैनिपुलेट कर देते हैं। The use of cellular enzyme to manipulate DNA. The use of cellular enzyme. इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? सेलुलर कैसे करते हैं? The use of cellular enzyme
द यूज ऑफ सेलुलर एंजाइम टू मैनिपुलेट एंजाइम, टू मैनिपुलेट DNA, to manipulate DNA. It means some enzymes are present in the cell. The use cellular enzymes, some cellular enzymes, some enzymes are present in the cell. Those we can use in the manipulation of the DNA. मैनिपुलेशन करने में, DNA की मैनिपुलेशन, अपने अनुसार DNA को चेंज करने में कुछ सेल के ही एंजाइम से जो हम काम में लेते हैं, और ये काम में लेना उन एंजाइम्स को ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आता है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके एग्जाम्पल है एंजाइम के, सेलुलर एंजाइम के। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, DNA लाइगेज, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज, So these are different type of enzymes. So many enzymes are present. So many enzymes are present. Those are found in the DNA. Those are found in the DNA. So we will see here genetic engineering. Genetic engineering is a recombinant DNA technology in which so many technologies are present. And in these technologies, so many enzymes we are using. Those are found in the cell. So cellular enzymes, when we are using to manipulate DNA, that is called genetic engineering. और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, DNA पॉलीमरेज है, DNA लाइगेज है, प्राइमेज है, टोपोआइसोमरेज, और बहुत सारे हैं। सो मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, दोस आर वेरी यूजफुल इन दिस टेक्नोलॉजी। सो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे दिखाई, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि द यूज सेलुलर एंजाइम्स टू मैनिपुलेट DNA। सेलुलर एंजाइम्स होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट करने के लिए काम में लेते हैं, और वो हमारे रिकमेंड DNA टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। उसके बाद है प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेकंड टेक्नोलॉजी, प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्या है? इम्प्रूव existing, create novel protein to make useful products. Improve existing, create novel protein, create novel protein to make useful products, to make useful products, improve या क्रिएट नोवल प्रोटीन, मतलब हम प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर एक नई प्रोटीन बना दें जो कि हमारे जो यूजफुल हो मैं और उस प्रोडक्ट की और प्रोसेस हो जाए। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन हम जैसे इकोलाई से बनाते हैं तो वो 2 टुकड़ों में मिलता है, लेकिन हम उसको वापस से रिकम्बाइन करके और जो हमारे इंसुलिन काम आता है उस तरह का बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वी ऑल्सो मॉडिफाई द प्रोटीन फॉर मोर बेनिफिशियल। हम और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए प्रोटीन को भी मॉडिफाई कर देते हैं। हम देखते हैं ना कि यदि किसी प्रोटीन की एक्टिव साइट है उसमें हमारा एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है, मतलब जैसे मान लो किसी से कोई ऑर्गेनिज्म है और मान लो उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, इट मीन्स या तो उसकी जो सीक्वेंस है DNA की वो काम नहीं कर पा रही, या उसकी प्रोटीन है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही। प्रोटीन मीन्स एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है। अब उस एंजाइम की कोई एक्टिव साइट पे कोई
ऐसा एलिमेंट्स आके बाइंड हो गया, इससे वो काम नहीं कर पा रहा, तो हम उस प्रोटीन को वापस से मॉडिफाई कर दें तो वो हट जाए, वो जो एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड हो गया मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोटीन को भी, जो कि मोर बेनिफिशियल हो जाए और अच्छा काम करे। इसके अलावा एंटीसेंस और RNAi टेक्नोलॉजी है। एंटीसेंस और RNAi टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस RNAi टेक्नोलॉजी, राइबोस न्यूक्लिक एसिड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक मीन्स एंटीसेंस क्या है, यहाँ पर एक सेल है, वो सेल डीएनए से अपना डीएनए बना रही है, यहाँ डीएनए से वो आरएनए बनाने के आरएनए यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर लगता है। इस आरएनए के साइटोप्लाज्म में आने के बाद में एंटीसेंस इसका सेंस करके और इसी के अगेंस्ट में कोई आरएनए वो बना दे, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बन जाए ताकि आगे प्रोटीन बने ना पाए। तो ये RNAi टेक्नोलॉजी कहलाती है कि RNA की स्टडी होती है, इसमें हम उसको सेंस नहीं, सेंस में डीएनए को सेंस करना होता है, लेकिन एंटीसेंस इससे RNA के अगेंस्ट RNA सेंस करता है, तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कहलाती है, एंटीसेंस या RNAi टेक्नोलॉजी कहलाती है कि RNA को भी हम आइडेंटिफाई करें, ब्लो और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन। तो इसमें क्या हुआ, किसी एक RNA को हम ब्लो कर सकते हैं तो प्रोटीन नहीं बनेगी, लेकिन इसको इम्प्रूव कर देंगे, RNA बनाते रहे तो हम और अधिक से अधिक प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये इम्प्रूव या ब्लो वो दोनों काम कर सकता है, इम्प्रूव और ब्लो प्रोटीन प्रोडक्ट, इम्प्रूव और ब्लो प्रोटीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो RNA टेक्नोलॉजी इसमें कि हम RNA को ही यूज करके और प्रोटीन के प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा कर दें, ठीक है, इम्प्रूव और ब्लो प्रोटीन प्रोडक्ट, RNAi इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसको कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। इसके बाद है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, क्या नाम आता है, सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें सेल कल्चर करें, टिश्यू कल्चर करें, सेल से सेल बनाए, सेल से ग्रुप ऑफ सेल बनाए तो कैलस बन जाएगा, कैलस को यदि कल्चर करें तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कहलाएगी। तो ये एनिमल्स में भी काम आती है और प्लांट्स में आती है। मोस्टली हम जैसे बॉटनी कर रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं हम, तो हम बॉटनी में हम ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिसमें हम टिश्यू कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर से नया पेड़ बनाएंगे। आज हम देखते हैं टिश्यू कल्चर का अमरूद आ रहा है ना, टिश्यू कल्चर का ये प्लांट आ रहा है, टिश्यू कल्चर का ये बनाना प्लांट आ रहा है। तो हम देखें टिश्यू कल्चर है क्या एक्चुअली, तो वही एक्सप्लांट ने उसका, उसी एक्सप्लांट से हम पूरे प्लांट को वापस से रीजनरेट करते हैं। एक्सप्लांट में कोई भी पार्ट लीफ ऑफ प्लांट, चाहे वो रूट हो सकते हैं, चाहे वो स्टेम हो सकता है, चाहे वो उसकी पत्ती हो सकती है, चाहे उसका वो पोलन ग्रेन हो सकता है ना, इस तरह से कुछ भी जो बर्ड्स हो सकते हैं, तो वो एक्सप्लांट उससे हम पूरा प्लांट रीजनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। और इन विच वी कैन यूज ऑल्सो ए सिंगल सेल फॉर जनरेशन ए कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म। So cell culture or tissue culture is a technology in which we produce a total organism. But in this we will say we totally use artificial environment. मीन्स ये हम बाहर नहीं कर सकते कि हमें आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में करना होगा, आर्टिफिशियल कंडीशन में हम इसी सेल एंड टिश्यू से पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल by
आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्यूटर के द्वारा यदि इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स फंक्शनल जीनोमिक्स। आफ्टर दैट सिक्स टेक्नोलॉजी फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स में हम कह रहे हैं कि यदि जीनोमिक्स हम देखते हैं जीनोमिक्स में कौन से जीन है वो किस तरह से काम करते हैं, कौन से डीएनए है, कौन सा डीएनए में पाए जाने वाले जीन है, कौन से उसमें ऐसे प्रोटीन है, कौन से फोल्डिंग है, तो वो ये काम करते हैं, कौन फंक्शन काम करते हैं। तो ये इसमें जीनोमिक्स फंक्शनल जीनोमिक्स कहलाती है, जिसमें हम डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल किस कैरेक्टर को शो करता है, कौन सा काम करता है, ये फंक्शनल जीनोमिक्स कहलाती है। तो ये वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं जो प्रेजेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें आगे भी करेंगे हम, कि जिनके सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह भी हैं। तो हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यदि लिविंग थिंग्स को हम यूज करें और कोई न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए और सोशल बेनिफिट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कब कहते हैं, 1977 के बाद में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिनको हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद हम कुछ अच्छा एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारे सोशल बेनिफिट्स में आता है, सोशल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम जीन का इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जीन में कम या ज़्यादा कुछ हटाना लगाना उसमें ऐड करना, इस तरह से ये सब करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद प्रोटीन इंजीनियरिंग जिसमें हम प्रोटीन मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रोटीन को और अच्छा और या खराब बनाते हैं हम, या एक्टिव या इनएक्टिव बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में इसमें एंटीजेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या कहते हैं कि क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनती है तो हम इसको प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन ट्रांसलेशन जो होता है आरएनए से प्रोटीन बनती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या ट्रांसलेशन को हम डिक्लाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आरएनए आई टेक्नोलॉजी और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट वी विल से सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इन द आर्टिफिशियल कंडीशन। यदि हम किसी पौधे को आर्टिफिशियल लैब के अंदर ग्रो करवाएं और उसके एक्सप्लांट से उसके किसी भी पार्ट को लें और हम पूरा प्लांट बना दें, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें यदि हम सिंगल सेल यूज ले रहे हैं तो वो सिंगल सेल टेक्नोलॉजी, सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, या टिश्यू ले रहे हैं तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स in which we are using a system computers in which we are studying about the gene sequencing, that is called bioinformatics. And after that these complete information we are using and we will study about the genome, in which genomes so many genes are present and every gene what type of work is doing in the organism, so that is called a functional genomics। मतलब कि पूरे हमारे जितने मतलब जैसे पूरी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल का जीनोम उसको हम जीनोम कहते हैं, और जीनोम में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, कौन सा जीन क्या काम करता है, इसकी पूरी कंप्लीट स्टडी को हम फंक्शनल जीनोमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में काम आती है और आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में है। थैंक यू।